गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्यूडो कोड। यानी स्यूडो कोड क्या होता है? स्यूडो कोड है वो एक एल्गोरिथम को रिप्रेजेंटिंग करता है। यानी अगर हिंदी में बात करें तो एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका है। ठीक है, इसके अंदर एक लैंग्वेज होती है जिसको आप नॉन फॉर्मल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी जिसे आप अगर हिंदी में बात करें तो उसके गैर औपचारिक भाषा। ठीक है, गैर औपचारिक भाषा होती है। और जो क्या करता है कि एल्गोरिथम होता है ना, जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्रामर को क्या करता है, एल्गोरिथम में लिखने का मदद करता है। और ये एक प्रकार के इंस्ट्रक्शन होते हैं और उस इंस्ट्रक्शन को क्या करता है कि किसी कंप्यूटर के विशेष क्रम का, यानी उनके पास एक स्पेशल सीक्वेंस होता है। क्या होता है? स्पेशल सीक्वेंस, यानी विशेष ऑर्डर होता है, या आप इसको सीक्वेंस भी कह सकते हो। और अगर सीक्वेंस नहीं कहो तो आप उसे स्पेशल ऑर्डर भी कह सकते हैं। उन ऑर्डर का ये पालन करते हैं और उन्हीं पालन। अब बात करते हैं स्यूडो कोड। यानी स्यूडो का अर्थ होता है नॉट रियल, यानी इसका अर्थ होता है नो रियल, या फिर आप दूसरे अगर शब्द में कहें तो फिर आप उसे कह सकते हैं नॉट रियल। ठीक है, यानी इसमें अपन कह सकते हैं नॉट रियल। अब नॉट रियल का अर्थ होता है वास्तविक नहीं, तो इसका मतलब ये स्यूडो कोड का पूरा अर्थ होता है कि ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं, यानी इसके कोड होते हैं जो वास्तविक कोड नहीं होते। ठीक है, सारे कोड कैसे होते हैं? औपचारिक होते हैं, यानी जिसे अपन कहते हैं नॉन फॉर्मल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो, ये अपने इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है कि स्यूडो कोड होता क्या है, तो आप में इंपॉर्टेंट लगा देते। ठीक है, ये कहता है कि ए स्यूडो कोड प्रोनाउंस्ड सो डू कोड इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम। यानी एल्गोरिथम को ये रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। इट इज कंसिडर्ड एज ए नॉन फॉर्मल लैंग्वेज, यानी इसके अंदर एक गैर औपचारिक परिभाषा होती है, भाषा होती है। दैट हेल्प प्रोग्रामर टू राइट एल्गोरिथम। और ये जो गैर औपचारिक लैंग्वेज होती है, यानी नॉन फॉर्मल लैंग्वेज होती है, ये किस में मदद करती है? प्रोग्रामर टू राइट एल्गोरिथम। यानी जो प्रोग्रामर होता है उस प्रोग्राम को एल्गोरिथम लिखने के लिए गैर औपचारिक यानी नॉन फॉर्मल लैंग्वेज प्रयोग करते हैं। ठीक है, इट इज ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ए कंप्यूटर मस्ट फॉलो इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। और इनके पास एक इंस्ट्रक्शन यानी जो निर्देश होते हैं, उन निर्देश का जो विवरण होता है, यानी उसके पास एक विस्तृत निर्देशों का एक विवरण होता है, संपूर्ण विवरण होता है, जो एक क्या करता है? दैट एक कंप्यूटर मस्ट फॉलो इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, यानी ऑर्डर। इनके पास एक ऑर्डर होता है और वो उन ऑर्डर का, या फिर आप उसे ये भी कह सकते हैं कि किसी एक क्रम का ये पालन करते हैं। ठीक है, तो द वर्ड स्यूडो मीन्स नॉट रियल, यानी इस स्यूडो का अर्थ होता है नॉट रियल, यानी वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ स्यूडो का अर्थ होता है, स्यूडो का अर्थ होता है नॉट रियल। सो स्यूडो कोड मीन्स नॉट रियल कोड, यानी ये वास्तविक कोड नहीं होते। ठीक है, तो देखो, एक स्यूडो कोड एक एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका होता है। ये एक गैर औपचारिक भाषा है के रूप में मानी जाता है, जो प्रोग्रामर को एल्गोरिथम लिखने में मदद करता है। और जो क्या करता है कि जो प्रोग्रामर होता है, उन प्रोग्रामर को अगर आपको एल्गोरिथम लिखना होता है तो उसके लिए अपन किसकी हेल्प लेंगे? स्यूडो कोड। ठीक है, ये निर्देशों का एक विस्तृत विवरण है जो कंप्यूटर को किसी विशेष क्रम में पालन करना चाहिए। ठीक है, अब स्यूडो शब्द का अर्थ होता वास्तविक नहीं, इसलिए स्यूडो कोड का अर्थ हुआ वास्तविक कोड नहीं होते। ये स्यूडो कोड के वास्तविक कोड नहीं होते। अब इसी स्यूडो कोड में कुछ देखा जाता है कि जब स्यूडो कोड को अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं या फिर स्यूडो कोड को लिखते हैं तो उसके लिखने के लिए कुछ कीवर्ड होते हैं। वो कीवर्ड आपको ध्यान रखना था कि स्यूडो कोड लिखेंगे अपन किसी का अगर,
तो जैसे मान लो दो संख्या को जोड़ने का स्यूडो कोड लिखना है, तो उसके लिए फिर क्या अपन को एक कीवर्ड है, उन कीवर्ड का उपयोग करते हुए स्यूडो कोड लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला आता था इनपुट। अब इनपुट क्या होता है कि कोई भी अगर संख्या है, जैसे प्रोग्राम लिखना, तो उसके लिए अगर वैल्यू इनपुट करवानी थी इसलिए। फिर आता है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है उस वैल्यू को कैलकुलेशन करना है अगर आपको, तो कंप्यूट का उपयोग करेंगे। फिर आता है प्रिंट। प्रिंट का उपयोग इसलिए करते हैं कि अगर हमें वापस आउटपुट प्राप्त करना है तो प्रिंट। फिर अगर किसी वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है, यानी वैल्यू को अगर आपको बढ़ाना है तो इंक्रीमेंट। और फिर आता है डिक्रीमेंट, यानी वैल्यू को अगर आपको एक लेस करना है तो फिर डिक्रीमेंट कीवर्ड का उपयोग करेंगे। फिर आता है इफ और या फिर इल्स, यानी इफ इल्स अगर वो कंडीशन काम करेगी, अगर ये नहीं तो ये, ठीक है। फिर आता वाइल, ये भी एक अपने कीवर्ड है। और फिर उसके बाद आता है एक ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी कंडीशन अपन इसके अंतर्गत अप्लाई कर रखी है। ये सब कंडीशन किस लिए है कि जो स्यूडो कोड होता है उस स्यूडो कोड के क्या है कीवर्ड्स, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये इसके फॉलोइंग कुछ कीवर्ड है वो भी अपन को याद रखने। कौन कौन से? इनपुट, कंप्यूट, प्रिंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इफ एल्स, वाइल और ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज है इसकी एडवांटेज ऑफ स्यूडो कोड। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ए स्यूडो कोड, राइट द एडवांटेज ऑफ स्यूडो कोड। तो स्यूडो कोड के लाभ, अगर स्यूडो कोड लाभ की बात करें तो इस पे सबसे पहला एडवांटेज यही है कि इसको एक तो कंपाइल और एक इसको एग्जीक्यूट, यानी जिसको अपन कह सकते हैं कंपाइल या फिर इसको निष्पादन करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी निष्पादित इसको नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जब भी स्यूडो कोड लिखे जाते हैं एक तो सिंपल पेपर पर लिखे जाते हैं, ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंट में लिखे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोग नहीं होता। सबसे पहले विशेषता तो हो गई कि इसको निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं। दूसरी क्या होती है कि फ्लोचार्ट और जो एल्गोरिथम के जो कोड होते हैं, फ्लोचार्ट जब आप बनाते हो या फिर अपन एल्गोरिथम बनाते हैं, ठीक है, इनसे जो लिखने वाले जो कोड होते हैं उन कोड की तुलना में, यानी अगर फ्लोचार्ट और एल्गोरिथम के कोड को अगर अपन कंपेयर करें तो उन कंपेयर करने की तुलना में जो स्यूडो कोड के जो कोड होते हैं, ठीक है, और स्यूडो कोड से जो प्रोग्राम के कोड लिखते हैं वो ज़्यादा इजी होते हैं, ठीक है। यानी स्यूडो कोड के जो अपन प्रोग्राम बनाते हैं वो ज़्यादा इजी होते हैं। किन की कंपेयर में? फ्लोचार्ट और एल्गोरिथम के कंपेरिजन में। अब इसमें क्या होता है कि स्यूडो कोड का किसी भी प्रकार का कोई सिंटैक्स नहीं होता, लैंग्वेज का कोई सिंटैक्स नहीं होता, ठीक है। फिर उसने एक और विशेषता बताई कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी प्रकार की जो स्पेशल जो रिसोर्स टूल होती है उन टूल को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होती या आवश्यकता नहीं होती है। ये सामान्यतः हमेशा सिर्फ ओनली फॉर टेक्स्ट फाइल में लिखे जाते हैं। किसके अंतर्गत लिखे जाते हैं? टेक्स्ट फाइल के अंतर्गत, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और आती है कि इसके अंतर्गत एक प्रोग्रामर होता है जो प्रोग्राम क्या करता है, काम वर्क को ईजी कर देता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो कोड लिखे जाते हैं उन कोड के जो समस्त जितने भी लॉजिक होते हैं वो पहले से ही इसको डिस्क्रिप्शन यानी वर्णित कर रखा होता है, ठीक है। तो अब इनकी विशेषता के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी इसके एडवांटेज क्या क्या वो देखो। पहला एडवांटेज नंबर फर्स्ट, ये कहता है कि देयर इज नो नीड टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट इट कैन आल्सो बी रिटन इन सिंपल पेपर और डॉक्यूमेंट। यानी इसकी बड़ी विशेषता तो यही है कि इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ये साधारण पेपर और डॉक्यूमेंट में भी लिखे जाते हैं, यानी इसको अपन को एक क्या नहीं करनी होती है, एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट इट आल्सो बी रिटन इन सिंपल और पेपर डॉक्यूमेंट। और ये किस पे लिखे जाते हैं? साधारण पेपर और डॉक्यूमेंट में, ठीक है, पहली विशेषता। सेकंड विशेषता क्या है कि राइटिंग प्रोग्राम कोड फ्रॉम स्यूडो कोड इज मच easier than writing program code from flowchart and algorithm। यानी फ्लोचार्ट और एल्गोरिथम से जो अपन प्रोग्राम में कोड लिखते हैं
की तुलना में स्यूडो कोड से प्रोग्राम कोड लिखना ज़्यादा आसान होता है। यानी फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम से जो प्रोग्राम कोड लिखते हैं उन प्रोग्राम के कोड की तुलना करें तो जो स्यूडो कोड के जो प्रोग्राम के कोड लिखे जाते हैं वो ज़्यादा इजी होते हैं। किन की कंपैरिजन में? फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में। ठीक है, अब थर्ड इसकी विशेषता, फर्स्ट विशेषता हो गई कि इसमें एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता नहीं होती कंपाइल, क्योंकि साधारण पेज पे लिखे जाते हैं। सेकंड में क्या होगा कि इनके जो कंपेयर करते हैं तो उन कंपेयर की तुलना में स्यूडो कोड ज़्यादा इजी होता है। अब थर्ड नंबर पे है कि द सिंटैक्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड, और इसमें किसी भी प्रकार का सिंटैक्स नहीं होता, यानी किसी भी प्रकार का सिंटैक्स का उपयोग नहीं करते। यानी स्यूडो कोड के निर्माण में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स का उपयोग नहीं होता। ठीक है, थर्ड विशेषता होगी। फोर्थ नंबर विशेषता ये कहती है कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल रिसोर्स और टूल्स टू राइट, इट कैन बी रिटन इन ए नॉर्मल टेक्स्ट फाइल। यानी इससे लिखने के लिए किसी भी प्रकार के आपको एक यानी किसी भी प्रकार का एनी स्पेशल रिसोर्स यानी किसी विशेष संसाधन या टूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी उसकी आवश्यकता हमें नहीं है। किसकी? डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल रिसोर्स एंड टूल टू राइट, यानी लिखने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि इट कैन बी रिटन इन ए नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, और ये कैसे लिखे जाते हैं? नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसे लिखने के लिए किसी भी विशेष संसाधन या टूल की आवश्यकता नहीं है, ये सामान्यतः टेक्स्ट फाइल में लिखे जा सकते हैं या लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसकी जो अगला ये कहता है कि दिस सॉफ्टवेयर मेक द प्रोग्राम्स वर्क इजियर एज इट ऑलरेडी डिस्क्राइब ऑल द लॉजिक रिलेटेड टू रिटन कोड। यानी ये जो सॉफ्टवेयर है, यानी द सॉफ्टवेयर मेक द प्रोग्रामर, यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के काम को आसान कर देता है, यानी इजी कर देता है। एज इट ऑलरेडी डिस्क्राइब ऑल द लॉजिक रिलेटेड, यानी इससे संबंधित जितने भी लॉजिक हैं उससे रिलेटेड, किससे? इस प्रोग्राम से संबंधित वो ऑलरेडी पहले से ही टू राइटिंग कोड, यानी पहले से ही उसको डिस्क्राइब या उसको वर्णन पहले से ही कर रखा होता है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के काम को आसान कर देता है क्योंकि इसमें कोड लिखने से संबंधित समस्त लॉजिक का पहले से ही वर्णन होता है। यानी किससे रिलेटेड? इस प्रोग्राम से रिलेटेड, या सॉफ्टवेयर जब आप बनाते हो उस सॉफ्टवेयर के बनाने में जो काम होता है उसको तो इजी तो करता ही है, लेकिन साथ में जो सॉफ्टवेयर बनाने में उपयोग होने वाला कोड से संबंधित जितने भी लॉजिक होते हैं वो पहले से इनको वर्णन कर रखा होता है, जिससे कि आपके प्रोग्राम बनाने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई पैदा ना हो। तो अभी जो हमने स्यूडो कोड पढ़ा कि स्यूडो कोड का उपयोग किस लिए करते हैं उसके बारे में पढ़ा, और फिर स्यूडो कोड के बाद हमने पढ़ा कि होता क्या कि स्यूडो कोड क्या एक एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व करता है। फिर उनके पास एक गैर औपचारिक यानी नॉन फॉर्मल लैंग्वेज होती है, जो क्या होता है कि किसी एक स्पेशल उनके पास सीक्वेंस होता है और उन्हीं सीक्वेंस का ये पालन करके आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा इसके एडवांटेज में पहली बात बताया कि इसको एग्जीक्यूट और कंपाइलर करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि एक सिंपल पेपर पे लिखे जाते हैं। सेकंड नंबर पे देखा कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के तुलना में स्यूडो कोड के जो कोड होते हैं वो आसानी से लिख सकते हैं। फिर स्यूडो कोड के अंदर किसी भी प्रकार के किसी भी लैंग्वेज का एक सिंटैक्स नहीं होता। फिर हमने देखा कि इसके अंतर्गत जितने भी स्यूडो कोड होते हैं इसको लिखने के लिए किसी विशेष संसाधन यानी स्पेशल सोर्स या फिर टूल की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये सिर्फ ओनली फॉर टेक्स्ट फाइल होती है। और लास्ट पे देखा कि ये ज़्यादातर है जो सॉफ्टवेयर के काम में आता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपन क्या करते हैं कि स्यूडो कोड लिखना सीखते हैं कि किस प्रकार से स्यूडो कोड को लिखा जाता है। अब इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन है कि डिस्प्ले द सम ऑफ टू नंबर, यानी ये कहता है कि दो संख्याओं को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना। अब इसके प्रोग्राम में ये दो कह रहा है कि आपको स्यूडो कोड भी बनाना है और साथ में इसका फ्लो चार्ट भी बनाना है। तो फ्लो चार्ट बनाना तो हमने पहले से सीख लिया था कि दो संख्या का कैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं, लेकिन फिर भी अपन इसमें वापस सीख लेंगे। लेकिन फ्लो चार्ट बनाएंगे लेकिन साथ में पहले स्यूडो कोड के बारे में सीखते हैं कि अगर दो संख्या को जोड़ने का स्यूडो कोड कहा जाए तो किस प्रकार से जोड़ना करना होता है।
तो सीडो कोड को करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन सीडो कोड के अंतर्गत जब कोड लिखेंगे तो ये कोड जो है फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम की तुलना में ज़्यादा इजी रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने कुछ कीवर्ड का उपयोग किया था जो मैंने आपको बताया था। कौन कौन से कीवर्ड थे? इनपुट, कंप्यूट, प्रिंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इफ एल्स, व्हाइल और ट्रू और फॉल्स। इन्हीं कीवर्ड का उपयोग अपन इन सीडो कोड में करेंगे। तो सबसे पहले सीडो कोड की बात करें तो ये कह रहा है कि दो संख्या को जोड़ने का बनाना है, तो पहले क्या करेंगे? इनपुट। अब संख्या नंबर देखो नंबर 1, फिर वापस इनपुट और इसके अंतर्गत हमने लिख दिया नंबर 2। अब इसका करना क्या है कि इसको हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए मैंने आपको बताया था इसके अंतर्गत एक और कोड होता है जिसका नाम है कंप्यूट। कीवर्ड होता है और कंप्यूट का अर्थ होता है कैलकुलेशन करना। ये कैलकुलेशन। अब करना क्या है? जोड़ना है। तो सम बराबर सम इक्वल नंबर 1 प्लस नंबर 2 हो गया। अब क्या करना? प्रिंट। तो ये लो प्रिंट, और प्रिंट में क्या आ जाएगा? सम, क्योंकि किसका प्रिंट निकालना है? सम का ही तो निकालना है, ये सम। अब बताओ कि जो हमने एल्गोरिथम पढ़ा था वो एल्गोरिथम बनाते थे, फिर उसके बाद अपन फ्लो चार्ट भी बनाया, तो इनके हिसाब से एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के हिसाब से सीडो कोड इजी है ना कि भाई दो संख्या को जोड़ने का बनाया। अब देखो कि इनपुट किया हमने नंबर 1 नंबर 2 दोनों इनपुट कर दिए, फिर हमने क्या किया? इसका कंप्यूट किया, कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 और प्रिंट निकाल दिया सम। अब इसी प्रकार का इसका फ्लो चार्ट आपने सीखा है कि भाई ये गोल बनाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं स्टार्ट। फिर उसके बाद क्या करते हैं अपन? एक इनपुट बॉक्स लिखते हैं और उसके अंतर्गत वैल्यू इनपुट करते हैं। तो इनपुट लिख दिया और इसमें हमने लिख दिया इनपुट में नंबर 1 फिर कॉमा नंबर 2। फिर हमने क्या कर दिया? इसका प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग में लिखेंगे सम बराबर नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो ये तो हमने सीखा ही है वैसे भी पहले, लेकिन एक बार फिर बता दो। फिर हम क्या करेंगे? इसका अपन प्रिंट लेंगे और प्रिंट लेने के लिए इस प्रकार के बॉक्स का उपयोग करेंगे और यहाँ लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट में क्या आ जाएगा? अपना सम, और फिर उसके बाद इसको करेंगे स्टॉप। ठीक है, तो ये तो हो गया एक प्रकार का सीडो। अब इसमें अंतर्गत अपने सीडो कोड के अंतर्गत एक और प्रोग्राम लेते हैं। ठीक है, और वो सीडो कोड का जो सेकंड नंबर प्रोग्राम है वो ये कहता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एक इसका लेना अपन को पैरामीटर। ठीक है, किसका? रेक्टेंगल का। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को अपन किस प्रकार के सीडो कोड के अंतर्गत लिखते हैं। तो देखें अपन दोनों को अगर सीडो कोड के अंतर्गत लिखे तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है कि आपको इसका पैरामीटर यानी परिमाप, जैसे हिंदी में बात करें तो आना चाहिए। तो पहला तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ और क्या होती है? विड्थ। क्या होता है? लेंथ और विड्थ, यही होता है ना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इनपुट करेंगे अपन, और इनपुट के अंतर्गत पहले इनपुट क्या होगी? लेंथ। फिर अपने इनपुट क्या? सेकंड इनपुट क्या हो गया? ब्रेथ। ब्रेथ इनपुट कर दिया आपने, और इनपुट करने के बाद अपन क्या करेंगे? कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कंप्यूट, और कंप्यूट में हमने कैलकुलेट कर दिया। क्या करना? एरिया। तो ये लो एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया। अब क्या करना है? आपको प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के लिए अपन यहाँ क्या लिखेंगे? किसका क्या प्रिंट करना है? एरिया। तो ये लो एरिया। फिर आपको क्या करना है? कंप्यूट, और कंप्यूट में क्या लिखना है आपको? पैरामीटर। तो ये लो पैरामीटर। फिर उसके बाद इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? इसका प्रिंट निकालेंगे। ये लो प्रिंट, और ये इसका पैरामीटर प्रिंट कर दो। ये सीडो कोड बन गया। अब अगर मान लो इनका फ्लो चार्ट बनाने को कहे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपके फ्लो चार्ट में भी। क्यों? इजी है कि हमने ये लिया स्टार्ट, फिर अपन क्या करेंगे? इसके अंतर्गत इनपुट लेंगे, और इनपुट के अंतर्गत हमने इनपुट लिया
और यहाँ पर 2 चीज इनपुट करा दी L और B। फिर अपन क्या करेंगे, इसका अपन प्रोसेस करेंगे और एरिया बराबर क्या लिखेंगे, L इंटू बी कर दिया। फिर क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट करवाने के लिए लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट क्या कराएंगे, एरिया। फिर क्या करते हैं कि देखो एरिया तो प्रिंट हो गया, अब अपन को पैरामीटर की वैल्यू, तो यहाँ पर फिर पैरामीटर का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे PRIM इज इक्वल टू 2 इंटू L इंटू बी, हो गया। फिर उसके बाद प्रिंट क्या करना है, पैरामीटर, तो ये प्रिंट, और यहाँ पर आ जाएगा पैरामीटर, और फिर इसके बाद ये स्टॉप। तो ये जो फ्लो चार्ट थे, ये फ्लो चार्ट हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके 2-3, यानी कम से कम 4-5 फ्लो चार्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से फ्लो चार्ट को बनाया जाता है। तो ये तो हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ लिया। सीडो कोड के बारे में पढ़ना, तो ये आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। अब अगर मान लो यहाँ पर मैं अगर रेक्टेंगल की बात करूँ, यानी अगर रेक्टेंगल की तो बात ही, लेकिन अब मैं यहाँ पर ट्रायंगल की बात करूँ कि अपन को ट्रायंगल का बनाना है, तो ट्रायंगल में हमें पता है कि क्या मिलता है, बेस इंटू हाइट होती है। तो अब इसका अगर मैं यहाँ पर सीडो कोड बनाऊँ तो किस प्रकार बनाता हूँ, देखो ये अपन ट्रायंगल का बना रहा हूँ, आराम से देखना। ट्रायंगल के लिए पहले मैं इनपुट करूंगा। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्ञात क्या करना है, एरिया कितनी वैल्यू इनपुट करवानी इसके अंतर्गत 2 बी और एस की। तो यहाँ पर लिखूंगा इनपुट बेस, और अगली मैं इनपुट करूंगा हाइट। ये 2 चीज इनपुट होगी। अब करना क्या, मुझे एरिया निकालना, तो फिर यहां पर मैं करूंगा कंप्यूट एरिया बराबर 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका प्रिंट निकालना, तो ये लो प्रिंट, और यहां पर प्रिंट पे मैं क्या लिखूंगा, एरिया, बस ये लो सीडो कोड बन गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन को सीडो कोड बनाना, भले किसी का को अगर ट्रायंगल का कहे तो ट्रायंगल का भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल का कहे तो रेक्टेंगल का, अगर आपको सर्कल का कह दे तो भी सर्कल का आप भी सीडो कोड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा एक क्वेश्चन, और फिर उसके ये सीडो कोड, और ये इसका फिर फ्लो चार्ट। ये है अपना सेकंड क्वेश्चन, कि फर्स्ट क्वेश्चन तो था सम ऑफ 2 नंबर एंटर्ड बाय यूजर, और फिर उसके अंतर्गत आपको यूजिंग बोथ सीडो कोड एंड फ्लो चार्ट दोनों बनाना है। अब इसके अंतर्गत ये बताया कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ पैरामीटर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी पैरामीटर एरिया एंड पैरामीटर किसका, रेक्टेंगल का, यानी आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यूज ज्ञात करना है, जिसके अंतर्गत आप सीडो कोड और फ्लो चार्ट दोनों एक साथ में बनाना है, ठीक है। तो ये इसका तो सीडो कोड तो ये रहा, आप देख सकते हो, और मैंने समझा भी दिया है, और ये रहा इसका फ्लो चार्ट, ठीक है। ये भी आप आराम से इसको देख सकते हो। अब अपना अगला जो टॉपिक है, इसमें सीडो कोड के बाद अगला टॉपिक आता है अपना फ्लो ऑफ कंट्रोल। यानी अगर बात करें फ्लो ऑफ कंट्रोल की, कि फ्लो ऑफ कंट्रोल होता क्या, किसकी बात करें, फ्लो ऑफ कंट्रोल। यानी फ्लो ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि इनका एक नियंत्रण, यानी जिसको हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में कहते हैं नियंत्रण का प्रवाह, ठीक है। नियंत्रण प्रवाह का मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार से आप एल्गोरिथम को डेवलप करते हो, ठीक है, तो उनको जब अपन डेवलप करते हैं तो उनके लिए कुछ अनुक्रम, यानी जिसके अंतर्गत अपन कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस होता है ना, यानी जिसके अंतर्गत अपन कह सकते हैं क्रम होता है, यानी क्रमबद्ध, यानी जिसे अपन दूसरी लैंग्वेज में कहें तो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यानी स्टेप बाय स्टेप के द्वारा, स्टेप बाय स्टेप से उनके डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन के आधार पर ही उनको अपन एक शाखा या फिर अपन कह सकते हैं ब्रांच के में प्रवाहित हो सकते हैं। और यहाँ तक ये होता है कि इसकी जो फाइनाइट नंबर होते हैं, उन नंबर के समय अनुसार या उनके टाइम के अनुसार दर्शाए जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता लगा कि नियंत्रण प्रवाह का मतलब ये हुआ
कि अगर कोई प्रोग्राम होता है या जो एल्गोरिथम होता है, उस एल्गोरिथम को किसी सीक्वेंस वाइज या किसी एक डिसीजन के आधार पर, यानी किसी एक डिसीजन के बेस्ड पर या एक निर्णय के आधार पर किसके अंतर्गत ब्रांच में प्रवाहित हो जाते हैं, तो उसी को अपन कुछ इवेंट होती है या कुछ घटना होती है, वो घटना फिर उसके अंतर्गत आ जाती है, जिसके अपन नियंत्रण प्रवाह कहते हैं। तो अभी आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो कि द फ्लो ऑफ कंट्रोल डिस्क्रिप्ट द फ्लो ऑफ इवेंट एज रिप्रेजेंटेड इन द फ्लो चार्ट, यानी कुछ ऐसी घटना होती है और उन घटनाओं को कहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है, इवेंट एज रिप्रेजेंटेड इन द फ्लो चार्ट, यानी जो कुछ घटना होती है और उन घटना को किसके अंतर्गत अपन रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लो चार्ट के अंतर्गत। तो द इवेंट कैन फ्लो इन ए सीक्वेंस, यानी वो घटना फिर कैसे चलती है, सीक्वेंस, यानी उनका क्रम होता है, क्रम यानी स्टेप बाय स्टेप, और कैन ब्रांच बेस्ड ऑन ए डिसीजन और इवेंट रिपीट सम पार्ट फॉर ए फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। और फिर वो ये कहता है कि कुछ इसके भाग होते हैं, उन भाग को अपन दोहराते रहते हैं, कब तक, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, यानी परिमिति संख्या के लिए कुछ भागों को दोहराते रहते हैं। तो हमें पता लगा कि इसके अंतर्गत होता क्या है कि जैसे कुछ इवेंट होती है, यानी जिसे अपन हिंदी में कहते हैं कुछ घटना होती है, और उस घटना को कहां पर अपन रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से, यानी फ्लो चार्ट के माध्यम से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जब अपन फ्लो चार्ट के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो जो ये इवेंट होते हैं, उन इवेंट के अंदर एक सीक्वेंस होता है, यानी जिसे अपन कह सकते हैं एक क्रम होता है, और उस क्रम के आधार पर किसी ब्रांच में वो प्रवाहित हो जाती है, यानी किसी ब्रांच के अंदर वो कंट्रोल ऑफ, यानी फ्लो ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, तो देखो हिंदी में कि नियंत्रण का प्रवाह चार्ट में दर्शाए गए घटनाओं के प्रवाह को दर्शाता है। ठीक है, घटनाएं एक अनुक्रम में या एक निर्णय के आधार पर शाखा में प्रवाहित हो सकती है, या यहाँ तक कि इसकी परिमित संख्या के लिए कुछ भाग को दोहरा सकती है, यानी उसके कुछ ऐसा भाग होगा, कौन सा भाग, जो परिमित संख्या के लिए कुछ भागों को वो दोहरा सकती है। ठीक है, यानी रिपीट कर सकती है, ऐसा कुछ भाग होगा। जैसे अपन इंग्लिश में बात करें तो सम पार्ट्स फॉर ए फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कुछ समय के लिए उस भाग को वो बार बार दोहराती रहेगी, कौन सी, उस घटना को वो बार बार दोहराएगी, और वो किसके आधार पर, और ऑन ब्रांच बेस्ड ऑन ए डिसीजन, यानी डिसीजन निर्णय के आधार पर उस ब्रांच में बार बार वो दोहराती रहेगी। ठीक है, अब बात आता है अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से हमने एग्जाम्पल, यानी जो हमने प्रोग्राम बनाया, जो फ्लो चार्ट बनाया, अब फ्लो चार्ट में क्या बनाया हमने, सम ऑफ टू नंबर, यानी दो संख्या जोड़ने का अपने फ्लो चार्ट बनाया। तो जिस प्रकार से इसके अंतर्गत अपने स्टेप का प्रयोग किया है, यानी जिस प्रकार से अगर दूसरी लैंग्वेज में कहे तो सीक्वेंस का जो हमने प्रयोग किया है, उसी सीक्वेंस को अपन अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, यानी स्टेप बाय स्टेप के पहला स्टेप क्या है भाई, स्टार्ट करना, फिर सेकंड पे क्या होगा, वैल्यू को इनपुट करना है, फिर उसका क्या हो गया, वैल्यू को रीड करना है, यानी वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया, फिर उसके बाद उसका हमने कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, और कैलकुलेशन करने के बाद इसका हमने आउटपुट निकाल दिया, और आउटपुट निकलने के बाद उसको हमने स्टॉप कर दिया। तो ये जो प्रोसेस होता है, यानी ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही अपन सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कहता है कि द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूट वन आफ्टर अनोदर इन ए सीक्वेंस, यानी इसमें क्या होता है कि जो कथन होते हैं, यानी जो स्टेटमेंट होते हैं, उन स्टेटमेंट को एक के बाद एक, यानी एक क्रम में उनको निष्पादित किया जाता है। तो सच एल्गोरिथम्स वेयर ऑल द स्टेप आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अनोदर आर सेड टू एग्जीक्यूट इन सीक्वेंस, यानी क्या हुआ कि ऐसे एल्गोरिथम, यानी कुछ एल्गोरिथम होते हैं जहां पर इनके सभी स्टेप एक के बाद एक, यानी स्टेप हो गए
ठीक है। ऑल अदर आर स्टेप एग्जीक्यूट वन आफ्टर द अदर, यानी एक के बाद एक के बाद दूसरा, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि एक के बाद एक निष्पादित किया जाता है, और कर्म में जो निष्पादित होते हैं यानी एग्जीक्यूट इन सीक्वेंस, फिर वो कैसे होते हैं, उनको कर्म में निष्पादित करने के लिए कहा जाता है। हाउएवर स्टेटमेंट इन एन एल्गोरिथम में नॉट ऑलवेज एग्जीक्यूट इन ए सीक्वेंस, और ये कहता है कि कोई जरूरी नहीं है कि एल्गोरिथम में जितने भी कथन है, यानी हाउएवर स्टेटमेंट इन एल्गोरिथम में जितने भी स्टेटमेंट है वो सब के सब सीक्वेंस वाइज ही एग्जीक्यूट हो या फिर सीक्वेंस वाइज ही निष्पादित हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो वी मे समटाइम्स require the algorithm to either do some routine task in a repeated manner or behavior differently depending on the outcome of previous step। यानी पहला तो क्या हुआ कि इसके अंतर्गत जो एल्गोरिथम है, कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी जो एल्गोरिथम में जो निष्पादित होते हैं वो सब क्रम वाइज निष्पादित हो, ये भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमें क्या होता है कि कभी कभी वी सम टाइम रिक्वायर द एल्गोरिथम, यानी कभी एल्गोरिथम की आवश्यकता होती है, और वो जब वो आवश्यकता होती है तो डू सम रूटीन टास्क, यानी उसके अंतर्गत कुछ ऐसे टास्क होते हैं और उन टास्क को अपन रिपीटेड करते हैं। किस आधार पे उन टास्क को दोहराने तरीके से करने चाहिए कि कुछ इसके अंतर्गत या तो अपन ले सकते हैं बिहेवियर डिफरेंटली, यानी अलग अलग प्रकार का बिहेवियर हो, यानी अलग अलग प्रकार का उनका व्यवहार हो, डिपेंड ऑन द आउटकम ऑफ प्रीवियस स्टेप्स, यानी उनके प्रीवियस यानी जो पिछले स्टेप होते हैं उन स्टेप के आधार पर अपन उसके कुछ जो अपने एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट होती है उन एल्गोरिथम के रिक्वायरमेंट के व्यवहार या प्रीवियस के स्टेप के आधार पर उनको अपन बार बार दोहरा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो कि कथनों को एक के बाद एक अर्थात एक क्रम में निष्पादित किया जाता है, ऐसे एल्गोरिथम जहाँ सभी चरणों को एक के बाद एक निष्पादित किया जाता है क्रम में निष्पादित करने के लिए कहा जाता है। हालांकि एल्गोरिथम में कथन हमेशा एक क्रम में निष्पादित नहीं हो सकते, हमें कभी कभी एल्गोरिथम की आवश्यकता हो सकती है, या तो कुछ नियमित कार्यों को दोहराया तरीके से करना चाहिए या पिछले चरणों के परिणाम के आधार पर अलग अलग व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कथन होते हैं, उन कथनों में क्या होता है या तो एक के बाद एक या फिर यानी एक क्रम में निष्पादित किया जाता है। वो कथन कैसे होंगे, एक के बाद एक। फिर लेकिन कहते हैं कि ऐसे एल्गोरिथम होते हैं कुछ जहाँ सभी स्टेप को एक के बाद एक निष्पादित तो किया जाता है लेकिन क्रम में निष्पादित करने के लिए कहते हैं, जो अपन एक के बाद एक करे तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, क्रम में निष्पादित हो रहे, इन स्टेप में हो रहे, सीक्वेंस वाइज निष्पादित हो रहे। लेकिन एल्गोरिथम में कुछ कथन ऐसे भी होते हैं जिसके अंतर्गत अपन को कहते हैं कि कर्म में निष्पादित नहीं हो सकते। तो जो कर्म में निष्पादित नहीं होते हैं तो हमें कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पर एल्गोरिथम की आवश्यकता होती है, जहाँ पर क्या होता है उनके कुछ नियमित कार्यों को दोहराने के तरीके तक करना चाहिए। और वो कैसे करते हैं, या तो उनके व्यवहार पर या फिर उसके पिछले जो स्टेप होते हैं उन स्टेप के परिणामों के आधार पर उनके अलग अलग व्यवहार करते हैं, ठीक है। अगला आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है चयन। अब अगर चयन की बात करें तो जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं एक कि किस प्रकार से चयन किया जाता है, यानी चयन करने के लिए कंडीशन अप्लाई होती है। क्या होती है, कंडीशन, यानी उनके लिए एक स्थिति रख देते हैं कि अगर आपको, जैसे एग्जाम्पल में बात करें, जैसे अगर आप इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन होने के लिए वोट देने जाते हैं। अब हमें पता है कि वोट देने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि कोई लड़का अगर 18 साल का है या इससे अधिक है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ईयर, तो वो किसके लायक हो जाएगा, इलेक्शन देने के लिए, यानी उसके लिए वो एलिजिबल है। तो ये होता सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो कोई कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को पूरा करना। अब कंडीशन दो प्रकार की भी तो हो सकती है ना, कि जैसे इफ में दे दिया कंडीशन, अब वो कंडीशन कोई जरूरी थोड़ी है कि ट्रू ही मिले हमेशा, यानी वो सत्य ही हो, कोई जरूरी नहीं है। कंडीशन ट्रू भी हो सकती है या फिर कंडीशन फॉल्स, यानी सत्य या फिर असत्य भी हो सकती है,
तो वो होता है डिपेंड किस पे करेगा, कंडीशन पर। यानी सिलेक्शन कैसे होता है, जैसे एक और दूसरा एग्जांपल की बात करें। पहला एग्जांपल तो ये होगा, इलेक्शन हो रहा है लेकिन वोट देना है, तो वोट देने के लिए हमारे पास जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 18। अब किसी लड़के की अगर 18 है तो इसका मतलब वो इसके लिए क्वालिफाई है। अब दूसरी एग्जाम्पल बात करें कि अगर कोई लड़का है, वो लड़का मैथ में ज़्यादा ध्यान दे रहा, तो वो फिर उसको अपन ग्रुप ए के अंतर्गत डाल देंगे, इस प्रकार से, ठीक है। अब एक और एग्जांपल दे, जैसे मान लो आपने कंपटीशन एग्जाम दिया, ठीक है। अब कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, जैसे वैकेंसी तो होती है 30,000 यानी 30,000 होती है, लेकिन फॉर्म भरे जाते 2 लाख। अब उन 2 लाख में से सिर्फ अपन को कितने लेने होते हैं, 30,000 यानी 30,000। तो ये किस पर लिया जाएंगे, यानी उनकी जो लास्ट में मेरिट निकलेगी, उन मेरिट के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। कि मान लो जैसे जिस भी लड़के के 70.14% बने हैं, उस लड़के को जॉब मिलेगी। तो ये इसके लिए क्या था, क्वालिफिकेशन था, यानी उसके एलिजिबल होने के लिए एक मेरिट तय कर दी थी, यानी उसकी एक कंडीशन रख दी थी, और उस कंडीशन के आधार पर उसने ये प्रक्रिया पूरी करी, फिर उसके बाद उसका चयन हो गया, यानी सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो देखो फिर क्या कहते हैं, तो ये कहता है कि द प्रोग्राम चेक 1 or more कंडीशन एंड परफॉर्म ऑपरेशन सीक्वेंस ऑफ एक्शन डिपेंडिंग ऑन ट्रू और फॉल्स वैल्यू ऑफ द कंडीशन। यानी अब ये कहता है कि प्रोग्राम होता है, उसके अंतर्गत क्या होता है, एक या एक से अधिक कंडीशन मिलती है, और उन कंडीशन को वो क्या करता है, चेक करता है। और चेक करने के बाद क्या मिलेगा कि या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। और ट्रू और फॉल्स होती है वो हमेशा किसकी होती है, कंडीशन के आधार पर हमें मिलता है, सत्य या फिर असत्य। यानी प्रोग्राम एक या एक से अधिक स्थिति की जांच करता है, और स्थिति के सही या गलत मूल्य के आधार पर ही क्रियाओं का कर्म करता है। यानी जैसे मैंने आपको अभी यहाँ बताया कि इलेक्शन हो रहे हैं और हमें क्या देना, वोट देना है, और वोट देने के लिए यहाँ कंडीशन थी 18 ईयर। अब 18 ईयर को क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, और चेक करने के लिए जैसे एक लड़का गया, उसकी देखा कि उसके 18 ईयर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन हो गई वो क्या हो गई, ट्रू हुई, इसका मतलब ये वोट दे सकता है। लेकिन एक लड़का और दूसरा गया और उसकी ईयर है, उसकी एज है वो 17 हो रही है, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो फॉल्स हो गई, इसका मतलब वो वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये तो एलिजिबल हो गया, ये तो क्वालिफाई हो गया, लेकिन ये क्वालिफाई नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। तो चयन में क्या होता है कि हमेशा एक कंडीशन दी जाती है, और उस कंडीशन को चेक किया जाता है, और वो कंडीशन या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स, ठीक है। अब किस प्रकार से कंडीशन होती है, उनको ट्रू या फॉल्स होती है, तो वो देखो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से कंडीशन ट्रू या फॉल्स होती है। अब एल्गोरिथम के लिए कुछ कंडीशन होती है, और उस कंडीशन को अपन किस प्रकार से लिखते हैं कि इफ, और यहां पर दे दी हमने कंडीशन, ठीक है। अब इफ कंडीशन देने के बाद ये कहता है कि इसके अंतर्गत एक लाइन लिखी जाती है, देन स्टेप टू बी टेकन व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। अब इसके अंतर्गत जो पहली लाइन तो ये बता दे कि वो कंडीशन हमेशा सत्य ही होगी, ठीक है। लेकिन इसके अंतर्गत एक और कंडीशन दी जाती है, इफ कंडीशन, अब ये कंडीशन में क्या होता है, या तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू, अगर वो ट्रू नहीं होती तो इल्स में आ जाती है, और वो हो जाती है फॉल्स, ठीक है। तो ये दो प्रकार के हमें कंडीशन को फॉलो करना होता है। पहली कंडीशन तो इफ दे के क्या हो जाएगा, कंडीशन आ गई, और यहाँ कंडीशन आते ही यहाँ पर क्या आता है, सीधा ट्रू ही आती है। लेकिन ये कहता है कि दूसरी नंबर फर्स्ट तो ये होगी, सेकंड में क्या कहता है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होंगे, तब जाके वो एलिजिबल होगा। लेकिन इसके अंतर्गत कहा पहली स्थिति के अंदर या पहली कंडीशन जो अप्लाई करेंगे वो हमेशा ट्रू ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये हमने इसमें पढ़ा कि जो कंट्रोल ऑफ सीक्वेंस या फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है, उसके अंतर्गत किस प्रकार से अपने एक सीक्वेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किस प्रकार से इसमें सिलेक्शन का उपयोग करेंगे, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं चयन, और ये होता है अनुक्रम, ठीक है। तो ये दो के बारे में हमने अध्ययन किया, ठीक है। और उससे पहले हमने स्यूडो कोड के बारे में पढ़ा। अब आप आराम से इस वीडियो को देखना,
और देखने के बाद अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को अपन आप नोट कर देना, और नोट करने के बाद इसको अपन आराम से अध्ययन कर लेंगे कि भाई आपको प्रॉब्लम है तो कहाँ प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि इसके अंतर्गत क्या होता है, एक प्रकार की शर्त होती है जिसमें लिखा इफ कंडीशन, जो हमेशा क्या मिलेगी आपको, ट्रू। लेकिन जो सेकंड है कि देयर आर सिचुएशन वेयर वी आल्सो नीड टू टेकन एक्शन व्हेन द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, यानी वो सत्य नहीं हो सकती, यानी ऐसी स्थिति में जब स्थिति पूरी नहीं होने पर भी हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। तो मतलब वो कंडीशन या तो ट्रू होगी और या फिर वो कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, तो वो मैंने आपको यहाँ एक बता दिया, बाकी ये इसका सिंटैक्स तो है ही है। ठीक है, बाकी जो भी रहे वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, थैंक यू।